जूनागढ़ नाम के राज्य में चिंकी और पिंकी नाम की दो जुड़वा राजकुमारी बहनें रहती थी। फिर कुछ समय बाद उन दोनों की शादी पड़ोस के राज्य के दो राजकुमार भाइयों से हो जाती है। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों बहनों की कोई संतान नहीं होती। इस वजह से उनकी सास सुलेखा हमेशा दोनों बहनों को भला बुरा कहती थी। फिर एक दिन, सुलेखा, मुझे लगता है तेरी बहुओं में जरूर कोई दोष है, इसलिए वो दोनों कभी माँ नहीं बन सकती। तूने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी दोनों बेटों की शादी पूरब दिशा में रहने वाले राजा रूपचंद की बेटियों से करवाऊंगी। फिर इस नेक काम में तू देर मत कर, जितना जल्दी हो सके राजा रूपचंद से मिलकर शादी की बात चला। दूसरी तरफ चिंकी और पिंकी अपनी सास की सारी बातें सुन लेती हैं। हे भगवान, हमारी सास तो बहुत बेरहम है, वो हमारे पतियों की दूसरी शादी कराना चाहती है। मैंने सुना है कि सामने वाली पहाड़ी के पीछे एक घना जंगल है। उस जंगल में जंगल की देवी रहती है। कहते हैं उसके आशीर्वाद से बांझ औरतें माँ बन सकती हैं। अगर ऐसी बात है तो दीदी, हमें आज ही जंगल की देवी के पास जाना चाहिए। लेकिन मुझे देवी के मंदिर का पता नहीं मालूम, और वैसे भी वो जंगल बहुत खतरनाक है। हमारी दासी लाली आसपास के इलाकों को बहुत अच्छी तरह जानती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे जंगल की देवी के मंदिर का पता मालूम होगा। फिर वो दोनों बहनें अपनी दासी लाली को बुलवाकर उससे जंगल की देवी के बारे में पूछने लगते हैं। लाली, सामने वाली पहाड़ी के पीछे जंगल की देवी रहती है, क्या तुम उस देवी के मंदिर का पता जानती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उस मंदिर में कई बार गई हूँ। मैं कल ही आप दोनों को मंदिर में ले जाऊंगी। लेकिन वहां जाने वाली लड़की को पूरे 16 श्रृंगार करके जाना पड़ता है। आप दोनों कल अच्छी तरह तैयार हो जाना, दोपहर होते ही मैं आप दोनों को वहां ले जाऊंगी। इतना कहकर लाली वहां से चली जाती है। लाली की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और अगले दिन ढेर सारे कीमती गहने पहनकर दोनों बहनें सज धज कर तैयार हो जाती हैं। फिर लाली उनको अपने साथ पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में ले जाती है। लेकिन तभी अचानक पेड़ के ऊपर बैठे दो लुटेरे कूदकर उन तीनों का रास्ता रोक लेते हैं। चलो, तुम दोनों जल्दी से अपने सारे गहने उतार कर जमीन पर रख दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अरे, अचानक ये दोनों लुटेरे कहाँ से आ गए? अब हम क्या करें? हम तो अपने सैनिकों को भी साथ नहीं लेकर आए। देखिए, ये दोनों लुटेरे बहुत ही खतरनाक हैं। मैंने सुना है जो भी इनकी बात नहीं मानता, ये दोनों उसका सर काटकर समुंदर में फेंक देते हैं। अगर आप दोनों को अपनी जान प्यारी है तो सारे गहने उतार कर इनके हवाले कर दो। नहीं नहीं, ये गहने हमारे माता पिता ने हमारे लिए बड़े प्यार से बनवाए थे। हम इस तरह लुटेरों को अपने गहने नहीं दे सकते। लगता है ये दोनों सीधी तरह नहीं मानेगी। चलो भैया, इन दोनों के कान काट लेते हैं, तभी इन्हें पता चलेगा कि हमारे बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। फिर वो दोनों लुटेरे चाकू लेकर दोनों राजकुमारियों की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक जंगल की देवी वहां प्रकट हो जाती है। जंगल की देवी फौरन अपनी शक्ति से दोनों लुटेरों को साथ साथ लाली को भी एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है और अगले ही पल नीचे जमीन में आग जलने लगती है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, राजकुमारी जी मुझे बचा लो। लगता है यही जंगल की देवी है, लेकिन ये लाली को क्यों सजा दे रही है? सुनिए देवी जी, आप इन लुटेरों को सजा दीजिए। ये तो हमारी दासी है, ये बिल्कुल मासूम है, इसे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ये औरत मासूम नहीं है, बल्कि बहुत ही धोखेबाज, और ये दोनों लुटेरे कोई और नहीं इसके भाई हैं।
ये मेरे नाम पर तुम दोनों के सारे कीमती गहने लूटकर अमीर बनना चाहती थी। अब ये तीनों पूरी तरह 1 साल तक किसी जंगल में कैद रहेंगे। यही इन तीनों की सजा है। उसके बाद जंगल की देवी दोनों राजकुमारी बहनों को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है और कुछ ही दिनों में वो दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। इस बात से उनकी सास सुलेखा बहुत खुश होती है और अपना बुरा स्वभाव छोड़कर अपनी दोनों बहुओं का ख्याल रखने लगती है। फिर कुछ महीनों बाद दोनों राजकुमारियां 2 सुंदर बेटों को जन्म देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले परी देश में एक अच्छी रानी परी रहती थी। रानी परी के 7 खूबसूरत बेटियां थी। उन 7 को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। दूसरी तरफ जब भी उन्हें कोई खूबसूरत परी दिखाई देती तो वो परी का हुलिया बिगाड़ कर उसे बदसूरत बना देते थे। इसी तरह वो 7 बहनें परी देश की सैर कर रही थी कि तभी उन्हें घर के सामने शादी होती हुई दिखाई देती है। 7 बहनें वहां पहुंचकर शादी देखने लगते हैं। दुल्हन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती देख उन बहनों को जलन होने लगती है। अरे ये दुल्हन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बनकर बैठी है। मुझे नहीं पता था कि परी देश में हमसे भी ज्यादा खूबसूरत परी रहती है। हाँ तूने सही कहा, इसकी खूबसूरती देख मेरा खून खौल रहा है। चलो मिलकर इसे बदसूरत बना देते हैं। फिर वो 7 बहनें दुल्हन के पास पहुंच जाती हैं। क्यों री, इतनी खूबसूरत दिखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस परिदेश में सिर्फ हम 7 बहनें ही सुंदर दिख सकती हैं और कोई नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज मेरी शादी है इसीलिए मैंने अच्छा मेकअप किया है। आखिर इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। फिर वो 7 बहनें अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस दुल्हन का चेहरा बंदरिया के रूप में बदल देते हैं। ये देख दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वो उन 7 बहनों को भला बुरा कहने लगता है। फिर वो 7 परियां दूल्हे को भी बंदर के रूप में बदल देते हैं और जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों का मजाक उड़ाते वहां से चली जाती हैं। फिर अगले दिन दुल्हन की माँ अपनी बेटी और दामाद को लेकर रानी परी के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए रानी जी, आपकी 7 बेटियों ने मेरे दामाद और मेरी बेटी का क्या हाल किया है। अपनी बेटियों की हरकत पर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। उसके बाद रानी परी दूल्हा और दुल्हन को 2 जादुई चॉकलेट खाने के लिए देती है। चॉकलेट खाते ही उनका चेहरा फिर से साधारण बन जाता है। उसके बाद रानी परी अपनी बेटियों को दरबार में बुलाकर डांटने लगती है। आज तुम 7 ने अपनी हरकतों से सभी के सामने मेरी नाक कटवा दी। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुम 7 ने इस तरह की कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह रानी परी अपनी 7 बेटियों को चेतावनी देकर उनके मन में डर बैठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उन 7 बहनों के कान में जूं तक नहीं रेंगती और वो 7 अपनी शरारतें जारी रखती हैं। इस तरह एक दिन वो 7 परियां पृथ्वी के जंगल में घूम रही थी। तभी उन्हें वहां एक साधु महाराज तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। साधु महाराज को देखते ही उन 7 बहनों के मन में शरारत सूझती है। लगता है ये साधु महाराज कई सालों से इसी जगह पर बैठे हैं। चलो इन्हें थोड़ी हवा खिला कर लाते हैं। फिर 7 परी बहनें अपनी जादुई शक्ति से साधु महाराज को हवा में उड़ाते हुए नदी के बर्फीले पानी में गिरा देते हैं। तभी अचानक साधु महाराज का ध्यान भंग हो जाता है और वो ठंडे पानी में झटपटाने लगते हैं।
ये नजारा देख सातों बहनों को बहुत मजा आता है और वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, तो ये हरकत तुम सातों ने की है। मेरी सालों की तपस्या भंग करके तुम परियों ने बहुत गलत किया। अब मैं तुम सबको तुम्हारी इस दुष्टता की सजा दूंगा। फिर साधु महाराज मंत्र पढ़कर उन सातों परी बहनों को कोयले की तरह काली बना देते हैं। साथ ही उनके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह सफेद हो जाते हैं। अपना ये डरावना रूप देख उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई छड़ी से साधु महाराज पर हमला कर देते हैं। लेकिन साधु महाराज बहुत बड़ी तपस्वी थे, उन पर उन परियों की शक्ति का कोई असर नहीं होता। तभी साधु महाराज वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद 7 परी बहनें अपनी जादुई शक्ति से अपने रूप को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लाख कोशिश करने के बाद भी रानी परी अपनी बेटियों के काले रंग को नहीं बदलती। उधर जब ये बात दूसरी परियों को पता चलती है तो वो सभी परियां उन सातों परी बहनों का मजाक उड़ाकर उनकी बेइज्जती करने लगती हैं। इस तरह सातों परी बहनों को अपने काले रंग के साथ जीने पर मजबूर हो जाते हैं। उस दिन के बाद से सभी परियां सुधर जाती हैं और अपने काले रंग के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई गर्भवती परी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई गर्भवती परी की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में सोनिया नाम की एक परी अपनी बहन निकिता के साथ रहती थी। सोनिया सीधी और सरल स्वभाव की परी थी। वो हमेशा सभी लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आती थी। लेकिन सोनिया की बहन निकिता परी एक गुस्सैल और चिड़चिड़ी परी थी। उसे थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता था। फिर कुछ समय बाद सोनिया परी को पृथ्वी पर रहने वाले राजीव नाम के लड़के से प्रेम हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। जब ये बात निकिता परी को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तूने पृथ्वी के मामूली लड़के से शादी करके हमारे खानदान की नाक कटवा दी। आज से तू मेरे लिए मर गई है। अब मैं जिंदगी में तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगी। इस तरह निकिता परी सोनिया से पूरी तरह रिश्ता तोड़ देती है। दूसरी तरफ निकिता के कहने पर परी देश में रहने वाली सोनिया की सहेलियां भी उससे अपनी दोस्ती तोड़ देती हैं। उधर सोनिया अपने पति राजीव के साथ उसके गांव में रहने लगती है। फिर कुछ समय बाद सोनिया परी गर्भवती हो जाती है। ये जानकर राजीव बहुत खुश होता है और सोनिया का अच्छी तरह ख्याल रखने लगता है। एक दिन राजीव और सोनिया नाव में बैठकर समुंदर के सुंदर नजारे का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक वहां तेज तूफान आ जाता है। सोनिया और राजीव को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता और तभी नाव पर बिजली जा गिरती है, जिस वजह से नाव पूरी तरह टूटकर तहस नहस हो जाती है। उधर सोनिया की जादुई छड़ी भी उसके हाथ से छूटकर समंदर के गहरे पानी में चली जाती है। वो तूफान बहुत ही खतरनाक था। राजीव को तैरना नहीं आता था, इसीलिए समुंदर के गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। उधर सोनिया परी बेहोशी की हालत में समुंदर के किनारे पहुंच जाती है। होश में आने के बाद सोनिया अपने पति के लिए बहुत चिंतित होती है और उसे समंदर में ढूंढने की कोशिश करने लगती है। तभी सोनिया परी को राजीव की लाश दिखाई देती है। अपनी पति की लाश देख सोनिया दुखी होकर रोने लगती है।
काश मुझे मेरी जादुई छड़ी मिल जाती तो मैं अपने पति को दोबारा जिंदा कर लेती। मुझे किसी भी तरह अपनी जादुई छड़ी ढूंढनी होगी। उसके बाद सोनिया समंदर में अपनी जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। तभी एक मछली के पेट से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है। सोनिया समझ जाती है कि उसकी जादुई छड़ी मछली के पेट में है। सुनो मछली, मैं जानती हूँ तुम मेरी जादुई छड़ी को निगल गई हो। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मेरी जादुई छड़ी लौटा दो। नहीं नहीं, मैं ये जादुई छड़ी तुझे नहीं दूंगी। अब तो ये जादुई छड़ी मैं अपनी मालकिन चुड़ैल जलपरी को दे दूंगी। अरे नहीं, ये मछली तो चुड़ैल जलपरी की गुलाम निकली। अब मैं क्या करूं? सोनिया परी मछली से बहुत विनती करती है, लेकिन वो दुष्ट मछली उसकी एक नहीं सुनती और समंदर की गहराई में चली जाती है। उसके बाद बेचारी सोनिया परी अपने पति की लाश लेकर समुंदर के किनारे चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक जलपरी की नजर सोनिया पर पड़ती है। सोनिया को रोते देख जलपरी को उस पर बहुत दया आती है। फिर जलपरी सोनिया से उसके दुखी होने का कारण पूछने लगती है। सोनिया परी उस जलपरी को दुष्ट मछली और अपनी जादुई छड़ी के बारे में बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस मछली को सबक सिखाकर तुम्हें तुम्हारी जादुई छड़ी वापस ला कर देती हूँ। इतना कहकर जलपरी वहाँ से समंदर में चली जाती है। दूसरी तरफ वो मछली सोनिया की जादुई छड़ी अपनी मालकिन चुड़ैल जलपरी को देने के लिए उसके घर की ओर जा रही थी। तभी जलपरी उसे देख लेती है। सुन मछली, तेरे पेट में मौजूद उस परी की जादुई छड़ी मेरे हवाले कर दे, वरना ठीक नहीं होगा। अरे नहीं, ये जलपरी यहाँ कैसे आ गई? मुझे फौरन अपनी मालकिन के घर पहुँचना होगा, वरना ये मुझे जादुई छड़ी हासिल कर लेगी। इतना कहकर मछली तेजी से तैरती हुई वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जलपरी उसे पकड़ लेती है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद जलपरी मछली के पेट को फाड़ देती है और उसके अंदर से सोनिया की जादुई छड़ी बाहर निकल लेती है। फिर जलपरी सोनिया परी को उसकी जादुई छड़ी लौटा देती है। सोनिया परी फौरन अपनी जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके राजीव को दोबारा जिंदा कर लेती है। उसके बाद जलपरी का शुक्रिया अदा कर सोनिया परी राजीव के साथ अपने घर लौट जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोनिया परी एक खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनिया परी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले किसी समंदर में काजल और मीनाक्षी नाम की दो जलपरी बहनें रहती थी। काजल जलपरी का शरीर सोने का था और मीनाक्षी जलपरी पूरी तरह चांदी से बनी हुई थी। दोनों बहनें खाने में सिर्फ सोना और चांदी खाया करती थी, इसीलिए दोनों अपनी भूख शांत करने के लिए दूसरी जलपरियों के घरों से भी सोना और चांदी के गहने चुराकर खाने लगती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर रात होते ही दोनों बहनें चुपके से रानी जलपरी के महल में दाखिल हो जाते हैं और वहां रखे सोने और चांदी के बड़े बक्से उठाकर भागने लगती हैं। लेकिन तभी पहरेदार जलपरियां उन्हें पकड़ लेती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ चोरी करने आई थी, लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगी। चलो इन्हें पकड़कर रानी परी के पास ले चलते हैं, अब वही इन्हें सजा देगी। फिर दोनों बहनों को रानी जलपरी के सामने पेश किया जाता है। तुम दोनों ने महल में चोरी करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब मैं तुम्हें एक पल भी जलपरियों की दुनिया में नहीं रहने दूंगी। चलो इसी वक्त दोनों बहनें यहाँ से निकल जाओ
और दोबारा वापस आने की कोशिश मत करना, वरना तुम दोनों के सर काट दिए जाएंगे। इस तरह दोनों बहनों को समुद्री दुनिया से बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद वो दोनों समुंदर के पास वाली इंसानी बस्ती में भटकने लगती हैं। दोनों का भूख से बड़ा बुरा हाल था। तभी उन्हें एक सुनार की दुकान दिखाई देती है। वो देख, सामने सुनार की दुकान है, चल वहाँ से गहने चुरा कर खा लेते हैं, तभी हमारी भूख शांत होगी। फिर दोनों बहनें छुपकर दुकान वाले पर नजर रखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद दुकान वाला खाना खाने में व्यस्त हो जाता है। तभी मौका देखकर दोनों बहनें दुकान के अंदर दाखिल होकर वहां रखे गहने चुराकर भागने लगती हैं। दोनों गहने लेकर भागी रही थी कि तभी दुकान वाला उन्हें देख लेता है और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठी कर लेता है। फिर सभी गांव वाले दोनों जलपरी बहनों को डंडों से मारकर वहां से भगा देते हैं। हमारी किस्मत हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है, आखिर हमें क्यों सोने और चांदी का रूप मिला है? हम अनाज और दूसरी चीजें क्यों नहीं खा सकती? तू सही कह रही है, शायद हमारी किस्मत में दर दर की ठोकरें और लोगों की मार खाना लिखा है। पता नहीं आगे हमारा क्या होगा। तभी उन दोनों के पास एक जादूगर आता है। सुनो, बाजार में तुम दोनों के साथ जो हुआ मैंने सब देखा है। मैं तुम दोनों को रोज पेट भर सोना और चांदी खिला सकता हूँ। क्या सच में आप हमें रोज सोना और चांदी खाने के लिए देंगे? हाँ, मेरी गुफा में ढेर सारा खजाना दफन है। वहाँ जाकर तुम दोनों को रोज पेट भर सोने और चांदी के सिक्के खाने को मिलेंगे। अब चलो मेरे साथ। जादूगर उन दोनों को अपनी गुफा में ले जाता है और जादूगर की पत्नी सोने और चांदी की 2 जलपरियां देख बड़ी हैरानी होती है। सुनिए जी, आप इन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपको तो पता है ना, जंगल की परियों ने हम पर किसी भी प्रकार के काले जादू करने की पाबंदी लगा रखी है। फिर आप इन दोनों जलपरियों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? आज के बाद जंगल की परियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैं अपने काले जादू की शक्ति से इन दोनों जलपरियों के शरीर को पिघलाकर उसे सोने और चांदी की 2 शैतानी मूर्तियां तैयार करूंगा। उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा और जंगल की सभी परियों को सबक सिखाकर उन्हें अपना गुलाम बना लूंगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर धोखे से उन दोनों बहनों को बेहोश करके उन पर काले जादू का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के शरीर से तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है। जंगल के अंधेरी रात में वो रोशनी दूर से भी देखी जा सकती थी। जंगल की परियों को जलती हुई उस रोशनी के बारे में पता चल जाता है और वो सभी सीधा जादूगर की गुफा में पहुंच जाती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ इन दोनों जलपरियों के ऊपर काले जादू का प्रयोग कर रहे हो। इसका मतलब तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। फिर वो सभी परियां अपनी अपनी तलवारें निकाल लेती हैं। ये देख जादूगर उसकी पत्नी घबराकर माफी मांगने लगती हैं, लेकिन वो परियां उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करती और दोनों की आंखें निकालकर उन्हें तहखाने में बंद कर देती हैं। उसके बाद परियां अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों बहनों के शरीर को साधारण जलपरी के शरीर में बदल देती हैं। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और वापस समंदर में लौट जाती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों साधारण खाना खाना शुरू कर देती हैं। फिर उन्हें कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और वो मजे से दूसरी जलपरियों के साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं। एक बार की बात है, किसी बड़े शहर में लड़कियों का एक अनाथ आश्रम हुआ करता था। उस अनाथ आश्रम में दिव्या नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। दिव्या बहुत ही सीधी सादी और हमेशा अपने काम से काम रखती थी।
उस अनाथ आश्रम को चलाने वाली मालिनी नाम की औरत बहुत ही दुष्ट और गुस्से वाली थी। जब भी अनाथ आश्रम की कोई लड़की किसी प्रकार की गलती करती तो मालिनी उसे कड़ी सजा देती थी। फिर एक दिन, सुन पायल, यहाँ से थोड़ी दूर बहुत सुंदर मेला लगा है, चल उस मेले में घूमने चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ तरह तरह की सुंदर चीजें मिल रही हैं। अरे हम मेले में जाकर क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तू चिंता मत कर, मेरे पास इसका एक उपाय है। आज ही मैंने मालिनी आंटी को अपनी पर्स में ढेर सारे पैसे रखते हुए देखा था। चुपके से मालिनी के कमरे में जाकर पैसे चुरा लेते हैं। इस वक्त वो नींद की गोलियां खाकर सो रही हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो दोनों लड़कियां चुपके से मालिनी के कमरे में दाखिल हो जाती हैं और उनके पर्स से पैसे चुराकर मेले में घूमने चली जाती हैं। अगले दिन मालिनी को जब अपने पैसे चोरी होने की बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सभी लड़कियों से पूछताछ करने लगती है। अरे कोमल, मालिनी आंटी तो बहुत गुस्से में दिख रही हैं, कहीं हम दोनों की चोरी पकड़ी ना जाए, अब हम क्या करें? तू चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। तभी कोमल चुपके से दिव्या के बैग में 10 रुपए का नोट डाल देती है। उसके बाद कोमल मालिनी के पास जाकर उससे कहती है, मालिनी आंटी, कल रात मैंने दिव्या को आपके कमरे में जाते हुए देखा था। वो आपके पर्स से पैसे चुराकर बाहर घूमने चली गई थी। हाँ मालिनी आंटी, आप दिव्या की बैग की तलाशी लीजिए, जरूर इसने आपके पैसे अपनी बैग में रखे होंगे। ये सुनते ही मालिनी फौरन दिव्या के बैग की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे कोमल का छुपाया हुआ 10 रुपए का नोट मिल जाता है। अरे ये नोट तो मेरा है। दिव्या की बच्ची, तू चोरी करती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं आंटी जी, मैंने चोरी नहीं की, जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। रहने दे, चोरी पकड़ी जाने पर हर कोई यही कहता है। उसके बाद मालिनी दिव्या की खूब पिटाई करती है और सजा के तौर पर उसे 1 हफ्ते के लिए अनाथ आश्रम से बाहर भगा देती है। बेचारी दिव्या रोती हुई एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। दिव्या अपनी बुरी किस्मत पर रो रही थी। तभी उसे पेड़ के जड़ के पास एक छोटा सा बक्सा दिखाई देता है। दिव्या उस बक्से को खोलकर देखने लगती है। उसके अंदर सोने और चांदी से बनी 2 छोटी गुड़िया मौजूद थी। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और दोनों गुड़िया पर पानी पड़ते ही वो दोनों गुड़िया परी बनकर जीवित हो जाती हैं। हम दोनों बहनें कई 100 सालों से इस बक्से के अंदर बंद थी। आज तुम्हारी वजह से हमें आजादी मिली है। अब हम दोनों खुशी खुशी अपने परिदेश लौट सकते हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हारा एहसान चुकाकर जाएंगी। उसके बाद वो दोनों परियां अपनी शक्ति से दिव्या को सोने और चांदी से बने 2 थालियां देती हैं। चांदी की थाली से तुम जितना चाहे उतना खाना मांग सकती हो, ये तुम्हें तुम्हारी मनपसंद का खाना देगी, और सोने की थाली तुम्हें ढेर सारे पैसे देगी। उसके बाद वो दोनों परियां हवा में उड़ती हुई आसमान में गायब हो जाती हैं। उन दोनों जादुई थाली की मदद से दिव्या अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेती है और एक बढ़िया सा घर बनाकर वहां मजे से रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन पायल और कोमल दिव्या को देख लेते हैं। दिव्या की अमीरी देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर दिव्या पर नजर रखकर उन्हें सोने और चांदी की जादुई थाली के बारे में पता चल जाता है। आज रात को ही हम दिव्या के घर से सोने और चांदी की थाली चुराकर यहाँ से दूर भाग जाएंगी। हाँ, तूने सही कहा। उसके बाद हम दोनों अमीर बनकर ऐश करेंगे। फिर रात को दोनों दिव्या के घर से जादुई थालियां चुराकर वहां से भागने लगती हैं।
लेकिन तभी अचानक वो दोनों थालियां उनको हवा में उड़ाकर दूर एक समंदर में ले जाकर गिरा देती हैं। अरे कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। दोनों बचने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक बड़ी सी शार्क उन दोनों को मार कर खा जाती है। इस तरह उन दोनों धोखेबाज सहेलियों को उनके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ दोनों जादुई थाली वापस दिव्या के पास लौट जाती हैं। फिर दिव्या अपनी तरह अनाथ लड़के लड़कियों की बहुत ही ज्यादा मदद करती है और खुशी से रहने लगती है।